हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो चलिए एक चैप्टर और है आपका मैंने आहुति बनकर देखा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, क्योंकि ये हिंदी का जो काव्य है इसमें एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा। तो इसमें से भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट जो पद्यांश है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। पहला हमारा है मैंने आहुति बनकर देखा। इसमें क्या बोला जा रहा है, किसका वर्णन किया जा रहा है, अगर इसके अर्थ को समझ लेते हैं तो इसका गद्यांश पद्यांश मतलब इसका जो भी पद्यांश है, क्वेश्चन है, जो भी है सब आपकी मुट्ठी में होगा। तो चलिए समझिएगा। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओझा फूल बने, मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले, मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्त की ओट मिले, मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रसाद बने, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने, पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल रहे यह चाह मुझे, नेतृत्व ने मारा छीन जावे क्यों इसकी हो परवाह मुझे। चलिए दोस्तों, 2020 का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें समझते हैं ना, ये जो पद्यांश दिया गया है मैंने आहुति बनकर देखा, यहाँ बोला है मैंने आहुति बनकर देख लिया। ठीक है, क्या किया, मैंने आहुति बनकर देख लिया। क्या क्या देखा भाई, इस पद्यांश में बताया जा रहा है कि जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं उन्होंने इसका रचना किया है, इसको लिखा है, उसके कवि यही है। वो बोल रहे हैं कि मैंने आहुति बनकर देखा है। इस कविता के शीर्षक से वो खुद अपनी बातों को रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, मैं कब कहता हूँ, अज्ञेय जी कह रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अज्ञेय क्या कर रहे हैं, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। जो अज्ञेय जी है वो स्पष्ट भाषा में कह रहे हैं कि वह अपने जीवन की किसी भी प्रकार की कष्टों से छुटकारा पाने की आकांक्षा नहीं रखते हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। वो बोल रहे हैं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके जीवन का जो सूखा रेगिस्तान है, जग माने संसार, मेरी माने मेरी, दुर्धर माने कठिन। ठीक है, दुर्धर माने क्या होता है, कठिन, गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ कि जो जग है, जो संसार है, वो कठिन गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ जीवन मरूं, जीवन यानी कि मैं कब कहता हूँ कि मेरा यह आकांक्षा नहीं है, मैंने ये नहीं चाहता, यानी मैं कब कह रहा हूँ कि जीवन, जो जीवन है, मरु नंदन कानन के फूल बने। जीवन मरु का मतलब जीवन रूपी जो रेगिस्तान है, नंदन कानन मतलब देवताओं का वन। मैं कब कहता हूँ कि मैं रेगिस्तान, जीवन रूपी रेगिस्तान में देवताओं के कानों का फूल बनूं। ठीक है, देवताओं के वन का फूल बनूं। वन मतलब जो देवताओं का वन होता है उसका फूल बनूं। मैं कब कहता हूँ, ये नहीं कह रहे हैं वो। कांटा कठोर है, कांटा भले ही कठोर है लेकिन तीखी है। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। बोल रहे हैं कांटा कठोर है तीखा है लेकिन उसकी मर्यादा उसी में है। उसकी मर्यादा क्या है, तीखा होना, कांटा होना, कठोर होना, यही उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओझा फूल बने। और बोल रहे हैं मैं कब कहता हूँ, देखिए वह घटकर मतलब क्या होता है, मतलब कम हो जाना। ठीक है, वह घटकर प्रांतर मतलब क्या होता है भाई, प्रांतर मतलब होता है आपका उपवन, जो उपवन होता है उसी को बोलते हैं प्रांतर। ओझा का फूल बने, ओझा मतलब तुच्छ। ठीक है, मैं कब कहता हूँ घटकर मतलब मैं उस घट का जो तीखा जो छोटा सा फूल है, मैं कब कहता हूँ मैं उसका फूल बनूँ। मैं कब कहता हूँ युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूँ कि मैं युद्ध भी लड़ूँ, मुझे कहीं छोटी सी चोट भी ना आए। मैं ये कब कहता हूँ। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्त की ओट मिले। वो ये भी नहीं कह रहे कि मैं कब कहता हूँ मैं किसी से प्रेम करूँ और मुझे प्रेम की प्राप्ति हो, मैं ये भी तो नहीं कहता। आगे बोला जा रहा है मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रसाद बने। मैं विजयी बनूँ या विजयी करूँ तो मेरा ऊंचा सा प्रसाद बने, मूर्ति बने। मैं ऐसा कब चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ। ठीक है, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस जगत में, इस संसार में जो पात्र हैं, जो लोग हैं, उसकी श्रद्धा में मेरी धुंधली सी क्या बने, कोई याद बने। मैं ये तो चाहता ही नहीं हूँ।
मैं कहाँ चाहता हूँ ऐसा, ठीक है। और बोला जा रहा है कि पथ रहे मेरा प्रशस्त सदा या विकल करे चाह मुझे, मैं ये भी नहीं चाहता कि जो मेरा रास्ता है, जो प्रशस्त रास्ता है, प्रशस्त मतलब प्रशंसनीय है, मैं प्रशंसा के लिए व्याकुल भी नहीं हूँ, यह मैं भी नहीं चाहता, ठीक है। नेतृत्व है मेरा छिन जावे क्यों इसकी रहे परवाह मुझे, भले भले ही मेरी नेतृत्व जो है, नेतृत्व का मतलब होता है जो संचालन करना होता है, अगुवाई जो होता है, ठीक है, उसको यह छून जाए मतलब छीन जाए, इसकी भी मुझे चिंता नहीं है, इसकी भी मुझे परवाह नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं हिरोशिमा को लेकर, ठीक है। हिरोशिमा बहुत ही अच्छा पद्यांश है यहाँ पे। हिरोशिमा में परमाणु बम जो गिरा गया था उसी का वर्णन किया गया है पूरा, ये समझते हैं। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर की चौक पर बोला जाए धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से, छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज उगा था पूरब में नहीं बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहिए के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में, कुछ छड़का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर कहाँ फिर। चलिए दोस्तों, हिरोशिमा है, इसमें बोला जाए कि एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन सहसा सूरज निकला, यानी कि सहसा मतलब अचानक, एक दिन अचानक सूरज निकलता है। अरे क्षितिज पर नहीं, क्षितिज मतलब वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। अरे क्षितिज पर नहीं, वहाँ से नहीं निकल रहा है सूरज, ये जो सूरज निकल रहा है वह आसमान से नहीं क्षितिज से निकलता है। क्षितिज मतलब जहाँ पे आकाश मतलब जहाँ से आकाश और पाताल का मिलन होता है वहाँ से नहीं निकल रहा है, ठीक है। कहाँ से निकल रहा है? नगर के चौक, हिरोशिमा नगर जो है उसी के चौक से निकलता है। धूप बरसी, धूप भी बरसता है, पर अंतरिक्ष से नहीं दोस्तों, मतलब जब परमाणु बम फट रहा है तो धूप की भी बरसात हो रही है, ठीक है। वो जो ज्वलन सी आगे जो निकल रही हैं वह धूप के प्रति ही दिखाई दे रही हैं। तो बोला जो कवि है आगे जी वह बहुत सुंदर वचन का वर्णन कर रहे हैं इसमें कि धूप भी बरसती है लेकिन आसमान से नहीं, अंतरिक्ष से का धूप नहीं होता है। वो कहाँ से धूप निकलती है? अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। वो हिरोशिमा के चौक की जो फटी मिट्टी है वहाँ से धूप बरसती है। छायाएं मानव जन की, छायाएं मानी जो परछाइयाँ हैं मानव मनुष्यों की, मतलब मानव जन की, जो मनुष्य लोगों की परछाई है, दिशाहीन मतलब बिना दिशा के ही पड़े हुए हैं, सब ओर पड़ी हैं। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा, यानी कि वह सूरज पूरब से नहीं उगा था, वह सूरज नगर के हिरोशिमा नगर के चौक से उगा था। और कुछ क्षण में मानव लोगों की जो परछाई हैं, जो शरीर है उनकी जो परछाइयाँ हैं वह दिशाहीन पड़ी हैं। कोई मतलब दिशाहीन मतलब एकदम पटरे की तरह पड़ी हुई हैं। वह सूरज उगा था, वह सूरज जरूर उगा था, लेकिन कहाँ से उगा था? अंतरिक्ष से नहीं, वह बरसा सहसा, यानी हिरोशिमा नगर के चौक से उगा था, पूरब से नहीं उगा था। बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ, यानी बीचों बीच हिरोशिमा नगर के बीचों बीच ऐसा प्रतीत हो रहा था काल सूर्य के रथ, यानी कि सूर्य की काल समय रूपी जो सूर्य का जो रथ होता है, जो सूर्यदेव का काल रूपी रथ होता है, ऐसा प्रतीत हो रहा था उनके पहिए जो टूट कर क्या हो गए हों, बिखर गए हों दसों दिशाओं में। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो सूर्यदेव की रथ के जो मतलब जो समय रूपी रथ होता है उनके जो 10 पहिए हैं वह टूट कर दसों दिशाओं में बिखर गए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। वह दृश्य जो था बहुत अनोखा था दोस्तों। आगे बताया जा रहा है कि कुछ छड़का वह उदय अस्त, वह कुछ ही क्षण का उदय अस्त था, ठीक है। कुछ पल का उदय अस्त था, कुछ पल का उगना था, कुछ पल का अस्त होना था। केवल एक प्रज्वलित क्षण, यानी एक ही ज्वाला फटी और सारे के सारे क्या हो गए? एकदम मानव जन जो हैं इधर उधर दिशाहीन पड़ गए, ठीक है। यानी जब विस्फोट होता है तो आप देखते हैं ना, बस फटेगा एकदम आग सा, एकदम पूरा एकदम शांत हो जाएगा। तो वही बोला जा रहा है कुछ क्षण का था वह सूरज कुछ ही क्षण का उदय अस्त था। और देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी
एक्सप्लेनेशन किए हैं, बताए हैं आगे जी ने। इस हिरोशिमा के बम के फटने की जो परमाणु बम फटने का जो दृश्य है, इसको सूरज के रूपी मतलब सूर्य के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि केवल एक प्रज्वलित छड़की, एक ही प्रज्वलित छड़की थी जो दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर, यानी कि वह ऐसी दोपहरी प्रतीत हो रही थी जो कि क्या करे, सोख ले दृश्य, मतलब यह पूरे दृश्य को सोख लेने वाली दोपहरी थी। ठीक है, आगे आइए समझते हैं। एक और है, बोला जा रहा है माना छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के काल, मतलब ये तो बता ही दिया हमने, बिखर गए दसों दिशाओं में। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, तो ये भी हमने क्लियर ही कर दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। छायाएं मानव जन की, यानी जो परछाई हैं मानव लोगों की नहीं मिटी, अभी तक मिटी नहीं है, लंबी हो होकर, जो मानव जन की परछाई है वह लंबी हो होकर अभी तक मिटी नहीं है। मानव ही सब भाप हो गए, जो मनुष्य हैं वो सब क्या हो गए हैं, भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं, मानव जल के राख हो गए हैं, लेकिन जो उनकी परछाई है वह आज भी पड़ी हुई हैं, उस पत्थरों पर लिखी हुई हैं, झुलसे हुए पत्थरों पर। यहाँ बोला जा रहा है उस जली हुई पत्थरों पर उनकी परछाई जो है अभी तक पड़ी हुई है, लेकिन मानव क्या हो गए हैं, भाप हो गए हैं। उजड़ी सड़कों की गच्छ पर, जो उजड़ी सड़कें हैं उनकी गच्छ पर बीचों बीच मानव का रचा हुआ सूरज, मानव द्वारा रचा हुआ जो सूरज है, यानी कि जो बम परमाणु बम बनता है वो मानव ही बनाते हैं ना, तो यही बात है, मानव द्वारा मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बनाकर सोख गया। तो मानव द्वारा बनाया गया जो सूरज था वह मानव को ही भाप बनाकर सोख गया, यानी भाप बना दिया। पत्थर पर लिखी हुई हैं यह जली हुई छाया, यह आज भी उस पत्थर पर उनकी छायाएं जो है लिखी हुई हैं, छपी हुई हैं। मानव की साखी, यानी कि मानव की जो यादें हैं, जो साखी हैं, वह आज भी उस पत्थरों पर झुलसी हुई पड़ी हुई हैं। ठीक है, चलिए तो हिरोशिमा भी हमने क्लियर ही कर दिया और उम्मीद करेंगे सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो तैयार कर लीजिए इतना और कल के लिए एकदम तैनात हो जाइए, कल आपका एग्ज़ाम है तो आप बहुत ही बेहतर करिएगा। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।